नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है कि लोगों के दिमाग में यह भरा जाए कि पूरी दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, भारत को विश्वगुरु माना जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह आंकड़ा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो नेट एफडीआई आया है वह फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले तकरीबन 96% कम है। कि पिछले 10 साल में जो निजी निवेश जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, वो हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में किसी मीनिंगफुल तरीके से या सिग्निफिकेंट उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहली बारी मैंने देखा कि बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ है, नेस्ले कंपनी के एक सीईओ है, बजाज मोटरसाइकिल के जो राजीव बजाज है मालिक हैं, और एशियन पेंट्स के मालिक हैं, और भी कई जो कंज्यूमर कंपनी के मालिकों ने ये खुल के बोला है कि जो मिडिल क्लास जो है, इंडिया का मिडिल क्लास, वो उसके पास परचेजिंग पावर कम होता जा रहा है। एक इन्वेस्टर हैं, बहुत काफी बड़े इन्वेस्टर हैं वॉल स्ट्रीट, उन्होंने ये कहा है कि एक कारण शायद ये है जो निवेशक नहीं आते यहाँ पे, उन्हें इंडियन जो एजेंसीज हैं, इंडियन टैक्स सिस्टम और हिंदुस्तानी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उन पे भरोसा नहीं है। तो निर्मला जी ने बोला कि आप लोग हनुमान की तरह हो जिसको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तो एक तरह से मजाक किया। फिर उसके बाद मुझे एक बिजनेसमैन ने मुझे बोला कि भाई यहाँ हनुमान से काम नहीं चलेगा यहाँ राम की जरूरत है। तरुण दास उनके जो एक डायरेक्टर जनरल होते थे, और उन्होंने खुल के बात कही थी कि जब तक समाज में सारे वर्गों को, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, सबको अगर आप साथ नहीं लेके चलोगे तो ये अर्थव्यवस्था कभी अपना फुल पोटेंशियल कभी रियलाइज नहीं करेगी। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है कि लोगों के दिमाग में यह भरा जाए कि पूरी दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, भारत को विश्वगुरु माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और आर्थिक फलक पर यह बात कही जाती है कि पूरी दुनिया भर से भारत में एफडीआई आ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं। लेकिन जो हकीकत है उस पर तो चर्चा होता ही नहीं है। अब जो हकीकत है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस आंकड़े से समझिए जो अभी जारी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह आंकड़ा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो नेट एफडीआई आया है वह फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले तकरीबन 96% कम है। 96% की गिरावट दर्ज की गई है उसमें। और यह कितना हो गया है? $353 मिलियन, मतलब तकरीबन 2,900 करोड़ के आसपास। और यही कितना था 2007-8 में, कब? जब यूपीए की सरकार थी। उस समय यह तकरीबन बिलियन में था, $27 बिलियन के आसपास। और उस समय जो डॉलर के मुकाबले पैसे का भाव था, रुपए का भाव था, उस हिसाब से देखें तो वह तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का था नेट एफडीआई। और अब देखिए ये हाल है। तो चलिए इस पूरे आंकड़े से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या समझ बनती है उस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु। तो सर, आम आदमी इन आंकड़ों को देख करके क्या समझे, क्या वो विचारे कि आंकड़े क्या बता रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में? थोड़ा इसे आप खोल कर बताइए। देखिए, ये आंकड़े एक बहुत इससे भी बड़े क्राइसिस जो हमारे अर्थव्यवस्था में एक कंटिन्यूइंग जो क्राइसिस जो पिछले 10 साल से चल रहा है, ये जो आंकड़े उनका प्रतीक है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि पिछले 4-5 साल में ये बात सभी ये मान के चल रहे हैं, मुंबई में जो बिजनेसमैन भी बोल रहे हैं, मुंबई के जो एनालिस्ट जो है, स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट, वो भी ये कह रहे हैं, और सरकार की अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है, इकोनॉमिक सर्वे, दस्तावेज वगैरह, उसमें भी ये साफ कहा गया है कि पिछले 10 साल में जो निजी निवेश जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, वो हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में
किसी मीनिंगफुल तरीके से या सिग्निफिकेंट उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, और वो एक स्टैग्नेट किया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेट किया, ये एक रियलिटी सभी मान के चल रहे हैं। और ये एक यूनिवर्सल आप एक ट्रूथ है जो जो सरकार, मोदी सरकार ने भी इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि उन्हें मानना पड़ेगा कि डेटा तो डेटा है, तो और चीजों में नैरेटिव बनाते हैं पॉलिटिक्स में, मगर जो आर्थिक स्थिति है उसमें इनकी नैरेटिव बन नहीं पाती, क्योंकि इसमें आंकड़े आते हैं, और आंकड़े हर तरीके से आते हैं, सरकारी आंकड़े भी होते हैं, और अगर निवेश का जहां तक मामला है तो आप कंपनियों से भी जाके पूछ सकते हैं कि भाई कितना निवेश हुआ। तो कंपनी के सीईओज भी ये बता रहे हैं पिछले कई सालों से कि भारत में जो कंज्यूमर डिमांड है वो पिछले 7-8 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, और लोगों की जो आमदनी भी स्टैग्नेंट है, और ये खासकर ये जो डिमोनेटाइजेशन और कोविड के बाद ये बहुत ज्यादा ये क्राइसिस थोड़ा डीपन हुआ है। और आपने देखा होगा कई ऐसे आंकड़े भी आए हैं जो ये बताते हैं कि कोविड के बाद के शेप रिकवरी हुई है। आप क्या ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के समय एफडीआई आता था उससे भी स्थिति अब बुरी हो गई है? नहीं, देखिए, ये अरविंद सुब्रमण्यम जो इनके जो सलाहकार हैं, जो बीजेपी पहली एनडीए जो वन के जो में थे, जो जेटली साहब के साथ जो काम करते थे, उन्होंने कहा कि हमेशा हिंदुस्तान में एक स्टेडी एफडीआई रहता था, 2.5% जीडीपी का होता था, और ये 2.5% 2015-16 तक आया, 16-17। उसके बाद ये पिछले 4-5 सालों में मैं कहूंगा कि शायद ये डिमोनेटाइजेशन के बाद या उसके बाद ये एकदम धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है, और आज की तारीख में अगर पहले 2.5% जीडीपी का होता था तो आज की तारीख में 0.5 to 0.7% ऑफ जीडीपी है। तो आप देखिए कितना गिरा है, 2.5% ऑफ जीडीपी कहाँ और 0.7 कहाँ, मतलब तकरीबन 60-70% गिरावट आई है, ट्रेंड गिरावट है। और जो आपने पूछा जो इस साल का है वो तो 96% गिरावट है, जो नेट एफडीआई 96%। 96%। कहने का मतलब आपके अब तक की बातचीत से ये पता चला कि रियल इनकम, मतलब जो वास्तविक इनकम होती है, वह तो आम आदमी की बढ़ नहीं रही है, और वो खपत नहीं कर रहा है। जब खपत नहीं कर रहा है तो भाई कैसे मुनाफा मिलेगा जो कारोबारी हैं, इसलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। जो चीजें गिरी हैं, एफडीआई जो गिर रहा है वह लगातार पिछले 5 सालों से गिरता जा रहा है। तो ये यहां तक तो बात अब समझ गए। जो अर्थव्यवस्था में अगर खपत नहीं होगी तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा कि जो दुनिया की बड़ी कंपनियां जो निवेश करती हैं, जो एफडीआई के तौर पे आता है, वो भी ये देखती हैं कि भाई कि खपत हो रही कि नहीं, और मार्केट ग्रो कर रहा है कि नहीं, कंज्यूमर मार्केट जिसे कहते हैं, कंजम्पशन ग्रो कर रहा है कि नहीं। और पिछले 4-5 साल में ये सारा लिटरेचर ये बताता है कि कंजम्पशन स्टैग्नेशन है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, या इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स तो कह ही रहे हैं। पहली बारी मैंने देखा कि बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ है, नेस्ले कंपनी के एक सीईओ है, बजाज मोटरसाइकिल के जो राजीव बजाज है मालिक हैं, और एशियन पेंट्स के मालिक हैं, और भी कई जो कंज्यूमर कंपनी के मालिकों ने ये खुल के बोला है कि जो मिडिल क्लास जो है, इंडिया का मिडिल क्लास, वो उसके पास परचेजिंग पावर कम होता जा रहा है। इनफैक्ट नेस्ले के मालिक ने तो कहा कि मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है, और वो उसी वजह से वो कह रहे थे कि उनकी भी खपत कम हो रही है। तो आप सोचिए, अगर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो यहाँ पे काम कर रही हैं, अगर वो ये कहें कि हमारी खपत कम हो रही है, तो बाहर से नया निवेश तो आएगा नहीं। इसीलिए एफडीआई, क्योंकि बाहर जो लोग ये देखते हैं कि भाई अगर हम जाके वहां इन्वेस्ट करें, $1 बिलियन डालें, $1 बिलियन मैंने 8,000 करोड़, तो नया अगर निवेश करें तो इसमें हमें रिटर्न कब मिलेगा, इसमें खपत कैसी होगी, ये इसका सब बिजनेसमैन इसका आकलन लगाते हैं। तो ये क्राइसिस है, जो इसलिए मैं कहता हूं जो निजी निवेश की जो क्राइसिस है उसका सीधा इफेक्ट एफडीआई पे पड़ता है, क्योंकि एफडीआई भी निजी निवेश ही है भाई। एफडीआई भी तो भाई प्राइवेट लोग ही इन्वेस्ट करते हैं ना एफडीआई में।
तो ये क्राइसिस जो इंडिया में है, ये अभी बिल्कुल ये जो आंकड़े आए हैं, ये इसका एक किस्म से पीक है उस क्राइसिस का, कि नेट एफडीआई अब इतना मतलब और दूसरी बात, हाँ अजय, मैं ये कहूंगा कि पिछले 3-4 साल में जो एग्जिस्टिंग कंपनियां जो थी यहाँ पे, जो कई सालों से हाँ यहाँ काम कर रही थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सीमेंट सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, और भी आप कई सेक्टर लीजिए, उन्होंने वो दुकान बंद करके जा चुके हैं। तो वो नेट एफडीआई आउटफ्लो हो गया। उन्होंने क्या करा, वो अपना बेच के जो अपनी कंपनियों को बेच के वो निकल गए, और अच्छी उनकी कंपनियां चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, मगर जितना मतलब मार्केट जिस तेजी से एक्सपैंड होना था, शायद उनको लगा नहीं कि उस तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। तो जैसे कई सीमेंट कंपनियों ने हमारे लोकल बिजनेस लोगों को बेचा, किसी ने अडानी को बेच दिया, किसी ने और जो लोकल बिजनेसमैन को बेचा। तो ये भी एक ट्रेंड है। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो नेट एफडीआई होता है, वो एक जो अंदर जो निवेश बाहर से आता है, और जो निवेशक जो अभी है यहाँ पे ऑलरेडी, वो अगर बेच के जाए तो उससे उसको माइनस करना पड़ता है, इसलिए वो नेट एफडीआई कहलाता है। तो अब ये बात हुआ कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखें तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जो एफडीआई है वह कम होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी गिर रहा है और एफडीआई भी कम होती जा रही है। तो अब एक बात लोग ये भी कहते हैं कि जो ग्रॉस एफडीआई लेकर के बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि ग्रॉस एफडीआई ठीक ठाक है, केवल नेट एफडीआई गिर रहा है। तो थोड़ा इसको भी बता दीजिए, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ग्रॉस एफडीआई आप मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में नेट एफडीआई ही जो आंकड़ा है वो रेलेवेंट है, क्योंकि अगर आप 80 बिलियन डॉलर आए और 60-70 बिलियन डॉलर बाहर चले जाए, तो नेट तो फिर उतना ही हुआ ना, 20-25। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ 80 बिलियन डॉलर देश में बिल्कुल आया है, मगर अगर आप ये ना बोले कि जो बाहर गया है, जो निवेशक जो था यहाँ पे, वो बेच के जो बाहर गया है, उसको भी तो उससे माइनस करना पड़ेगा ना। तो असली जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कैलकुलेट होता है, वो भी जो डॉलर आता है और उससे जो डॉलर बाहर जाता है उसको घटाया जाता है। सो नेट फिगर ही एक पुख्ता फिगर डेटा के तौर पे आप मान सकते हैं। हाँ, एनालिसिस के पर्पस के लिए आप कह सकते हो कि ग्रॉस ज्यादा था, मैं आपको मैं आंकड़ा चाइना का देख रहा था। जैसे हमारा नेट एफडीआई हमारा $356 मिलियन बहुत ही गिरा हुआ नीचे। चाइना का नेट एफडीआई 40-45 बिलियन के आसपास है। आप सोचिए क्या फर्क है, 356 मिलियन डॉलर और 45 बिलियन। अच्छा, उनका जो ग्रॉस है उनका 145 बिलियन डॉलर है, और हमारा ग्रॉस मेरे ख्याल 80 के आसपास है। तो आप ये सोचिए नेट में चाइना कितना मतलब इंडिया से कितना गुना ज्यादा है। आप ये सोचिए, हमारे 356 मिलियन और वहाँ 45 बिलियन। जो मैंने आंकड़ा जो देखा है, उसको मैं दोबारा वेरीफाई भी कर सकता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि और दूसरी बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने एक पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं सुभाष गर्ग, उनसे मैंने सुबह बात करी। उन्होंने भी इस पे एक लेख लिखा था कि किस तरह नेट एफडीआई, उन्होंने एक 1.5 हफ्ते पहले लिख दिया था कि शायद इस बारी 0 के आसपास होगा। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि इस 2024-25 में। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ ऑलरेडी हैं, जो काम कर रही हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टिंग कंपनी, वो यहाँ से प्रॉफिट कमाती हैं जैसे है, और उस प्रॉफिट को वो बाहर ले जाने के बजाय वो दोबारा यहाँ इन्वेस्ट कर देती हैं। ठीक है, तो उसको भी एफडीआई में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फॉरेनर का पैसा है जो उसने यहाँ कमाया, मगर यहाँ कमा के वो बाहर नहीं ले गया।
जैसे सालाना प्रॉफिट ले या रॉयल्टी हुआ है जो भी, वो बाहर ले जाने की बजाय उसको उसको दोबारा जैसे री इन्वेस्ट यहाँ, वो उनके हिसाब से साल का $20 बिलियन है करीब, जो प्रॉफिट जो कमाते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और बाहर ले जाने की बजाय री इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसको आप घटा दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये असल में दिखाया तो ये फ्रेश एफडीआई नहीं है, ये नया डॉलर नहीं आ रहा है, ये तो उन्होंने जो यहाँ जो रुपया कमाया है उसको बाहर ले जाने के बजाय उसको अपनी कंपनी में डाल दिया। बिल्कुल। तो सुभाष गर्ग साहब मुझे ये बोल रहे थे कि अगर उसको आप घटाएं $20 बिलियन, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा नेट एफडीआई, ये बिल्कुल नेगेटिव टेरिटरी में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो यानी कि संभावना ये भी बन रही है कि नया एफडीआई नहीं आ रहा, वही लोग लगा रहे हैं पैसा। बिल्कुल, ये हमेशा लोग ये कई विशेषज्ञों ने बोला है कि इंडिया में पिछले 7-8-10 सालों में नया जो बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो जैसे कोई बाहर से कंपनी आके $2 बिलियन खर्चे, ऐसा आप मुश्किल से 1-2 गिन चुन के आप अपने उंगली में गिन सकते हो, 2-3 प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं हुआ है। और ये काफी मतलब चिंताजनक है। और दूसरा, जैसे आपने बोला, ये नैरेटिव बड़ा बनता है यहाँ पे कि अरे अब तो वेस्ट चाइना से खफा हो गया है, अब चाइना से हट के अब इंडिया में आने वाला है, और चाइना +1 मैं सुन रहा था पिछले 1-1.5 साल से हमारे स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी, जो बिजनेस चैनल भी, रोज ये चाइना +1 एक जपते थे सुबह उठ के, चाइना +1 इंडिया में आने वाला है। पर आया कहाँ चाइना +1? आंकड़े दिखाते हैं कि चाइना +1 जो चाइना से हटा है, जो इन्वेस्टमेंट, वो गया है मेक्सिको और वियतनाम में सबसे ज्यादा, इंडिया में नहीं आया। तो इसके कई कारण हैं, इसके मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मोदी जी, कई विशेषज्ञों ने बोला है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बोला है, जैसे एक रुचिर शर्मा है जो कई अखबारों में लिखते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में, और उन्होंने किताब भी लिखी है। एक इन्वेस्टर हैं, बहुत काफी बड़े इन्वेस्टर हैं वॉल स्ट्रीट। उन्होंने कहा है कि एक कारण शायद ये है, जो निवेशक नहीं आते यहाँ पे, उन्हें इंडियन जो एजेंसीज हैं, इंडियन टैक्स सिस्टम और हिंदुस्तानी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उन पे भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि यहाँ इंडिया में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कभी भी कोई भी तुमने अगर कोई बिजनेस शुरू किया, किसी का मन किया भाई इस बिजनेस को इसको थोड़ा तंग किया जाए, गर्दन बढ़ाते हैं, ठीक बात। हाँ, गर्दन। तो वो जो है वो भी एक कारण है। और ये पब्लिकली कई लोगों ने कहा है कि भाई ये तो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो हमारे जो डोमेस्टिक जो बिजनेसेस है, वो तो हमेशा डरे ही रहते हैं, और कब क्या हो जाएगा, कब टैक्स रेट होगा। अब जिस तरह जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिस तरह हमने देखी जो जिस तरह बिजनेसेस का गर्दन को मरोड़ा जा रहा था, तो ये सारा मसला है। एक थोड़ा ये भी बताइए, इस पहलू पे भी थोड़ा बताइए कि जो नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत की कंपनियों की तरफ से, क्या वो भारत में ज्यादा हो रहा है कि दूसरे मुल्कों में ज्यादा हो रहा है? देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि कई जो मीडियम इन्वेस्टर, जो मध्यम वर्ग के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जैसे $100 मिलियन, $200 मिलियन या $50 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाहर, हिंदुस्तान से बाहर बिजनेस करना ज्यादा आसान है। और मैंने ऐसे कई बिजनेस वालों से सुना है, जो बड़ा उद्योग है, जैसे बड़े जो टॉप 10 कंपनियां हैं, उनका तो भाई सरकार से अच्छा मतलब तालमेल है, जैसे हम सब जानते हैं, मिल के काम करते हैं, उनके लिए कोई कठिनाइयां नहीं होती। मगर जो मध्यम वर्ग का जो निवेशक है, वो देखा गया है कि पिछले 7-8 सालों में ये बाहर अपनी जो बाहर फैक्ट्रियां लगा रहा है। और ये आपको ताज्जुब होगा ये देख के, अगर इन्वेस्टिगेट करें, तो कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपना बिजनेसेस को और जगह शिफ्ट किया है, और इधर श्रीलंका, कभी वियतनाम, कभी और जो जुरिस्डिक्शन में और देशों में जाके लोग निवेश कर रहे हैं। ये बात भी सही है। और इसके अलावा आपने एक और आंकड़ा देखा होगा
वो खैर वो हाँ। इन्वेस्टमेंट का वो लगता है कि जो एक आरबीआई का एक विंडो है जिसके तहत हम्म, साल में $2.5 लाख आदमी बाहर ले जा सकता है। ठीक। तो इस विंडो के तहत के अंदर भी कई लोग पैसा बाहर ले जा रहे हैं और हम्म, और ये पिछले जो 8-10 साल में ये सालाना इस विंडो से $30 बिलियन से ऊपर निकल रहा है। आप सोचिए जब मोदी जी जब आए थे 2014 में तो 15 का आंकड़े देखे तो $1-8 बिलियन इस विंडो से बाहर जाता था, $1 या $2 बिलियन। आज की तारीख में $30 बिलियन जा रहा है और इससे भी सरकार थोड़ी घबराई और उसके बाद उसमें उन्होंने टैक्स भी लगाया कि लोग बाहर जो ले जा रहे हैं उसको उसपे थोड़ा एक रोक लगाई जाए, टीडीएस लगाई जाए वगैरह। तो वो भी एक मसला है जो लोग पैसा बाहर ले जा रहे हैं और ये पैसा बाहर ले जाके लोग रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, लंदन में खरीद रहे हैं, दुबई में खरीद रहे हैं, सिंगापुर में खरीद रहे हैं और तमाम देशों में जो हिंदुस्तानी जो बिजनेसमैन है बाहर पैसा ले जाके बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। केवल बिजनेस में नहीं, रियल एस्टेट वगैरह में भी इन्वेस्ट कर रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। अब तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि देश की जो कंपनियां हैं उनका भी पैसा देश में नहीं लग रहा है, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और जो माहौल पॉलिटिकली बनाया जा रहा है वो यह बनाया जा रहा है कि सबका विकास हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, भारत 140 करोड़ का मार्केट है और पूरी दुनिया यहां पर आ रही है। ये तो बहुत बिल्कुल। खतरनाक स्थिति है। एक तो अजय मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले, क्योंकि निवेश नहीं हो रहा था देश में और बड़े उद्योग भी निवेश कम कर रहे थे, तो एक फिक्की सीआईआई की एक मीटिंग थी जो इनकी एसोसिएशन है, बिजनेस एसोसिएशन। तो वहां निर्मला सीतारमन जी ने एक बात कही उनसे। उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि आप लोग क्यों निवेश नहीं कर रहे हैं, आप अपना पैसा वापस लगा क्यों नहीं रहे, आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो मगर वापस क्यों नहीं लगा रहे पैसा, और नया निवेश क्यों नहीं कर रहे हो, नई कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा क्रिएट कर रहे हो, स्टील के लिए, इसके लिए, ऑटो, जो भी लिए, टेक्सटाइल, कुछ भी लीजिए, केमिकल्स। तो फिर निर्मला जी ने बोला कि आप लोग हनुमान की तरह हो जिसको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तो एक तरह से मजाक किया। तो फिर उसके बाद मुझे एक बिजनेसमैन ने मुझे बोला कि भाई यहाँ हनुमान से काम नहीं चलेगा यहाँ राम की जरूरत है और इनके राम से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत सर, ये भी बताइए कि ये जो एफडीआई का मसला है, ठीक है, अर्थव्यवस्था तो हमें दिख रही है कि कंज्यूमर क्लास हमारा बहुत कम है, लेकिन जो पॉलिटिक्स, जिस तरह से पॉलिटिक्स भारत में हो रही है, एक मतलब पॉलिटिक्स से जो समाज में एक वातावरण, नफरत का भी जो वातावरण क्रिएट हुआ है, और ऐसा क्रिएट हुआ है कि संस्थाएं यहाँ पर काम नहीं करती हैं, न्याय सही से नहीं होता है, ये सारी चीजें भी मिलकर के क्या जो बाहर के देश हैं और जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके दिमाग में ये भरती होंगी कि यहाँ पर पैसा तो हम अपना बर्बाद कर देंगे, ऐसा होता है? देखिए बीच बीच में ये मैं करीब 35 साल से अर्थव्यवस्था को देख रहा हूँ और इसके बारे में लिख भी रहा हूँ और मैंने पॉलिसी को कवर भी किया है। अजय, मैं ये इस सन 1990 से सुनता हो रहा, रिफॉर्म्स के बाद की, इंडिया बिग मार्केट, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, मार्केट। मगर शुरू में जो बाहर का जो निवेशक था वो भी ये सोचता था कि बहुत बड़ा मार्केट है, मगर 35-40 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि ये मार्केट उस हिसाब से बड़ा नहीं है जिस हिसाब से लोगों ने सोचा। जो हमारा जो मिडिल क्लास जो है, देखिए कार्ल मार्क्स ने भी ये बोला था कि जो कैपिटलिज्म का जो फाउंडेशन होता है वो मिडिल क्लास होता है। जो मिडिल क्लास की खपत एक कैपिटलिज्म को खड़ा करती है। उसके बाद ऑफ कोर्स मार्क्स ने भी बोला वो उसके अंदर भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आती है और बड़ी कठिनाइयां पैदा होती है कैपिटलिज्म में, मगर उन्होंने एक प्रोसेस के तौर पे बोला कि मिडिल क्लास जो बढ़ता है तो वो कैपिटलिज्म को क्रिएट करता है और एक बड़ा बेस बनाता है। इंडिया में वो बड़ा बेस बना ही नहीं। मिडिल क्लास जो आज का जो कंज्यूमिंग मिडिल क्लास आप लेके चले कि इसके आंकड़े भी हैं। आप जो मिडिल क्लास जो बेसिक चीजें कंज्यूम करता हो, जिसके बाद एक घर हो, अपने ठीक ठाक एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एक अपने पास एक
मोटर गाड़ी हो, छोटी सी फ्रिज, ये वो दो चार चीजें, जो एसी हो, जो जो एक मिडिल क्लास का एक बेसिक कंफर्ट, वो आप करें तो आपको 100 मिलियन से 150 मिलियन से ज्यादा नहीं मिलेगा शायद, बहुत मुश्किल से 100-150 मिलियन। तो चाइना में ये है 700 मिलियन है। आप सोचिए कितना चाइना का जो मिडिल क्लास, चाइना ने ये करके दिखाया कि भाई मिडिल क्लास जो है 800 मिलियन खपत कंज्यूम करता है, और एडुकेशन वहां फ्री है, हेल्थ। आपको ताज्जुब होगा, चाइना में ये मुझे एक बड़े बिजनेसमैन ने बताया, जो चाइनीज सीईओज, मतलब बड़े कंपनियों के मालिक, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो पढ़ाई भी उन्होंने सरकारी संस्थाओं में पढ़ाई करी है। तो वहां का जो सिस्टम जो है इतना पुख्ता है, आप ये कह सकते हो वहां डेमोक्रेसी नहीं है, मगर हमारे यहाँ अब डेमोक्रेसी है। अब वो भी डेमोक्रेसी जो थी, हमें जो मिली है विरासत में कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसका भी आप देख रहे हैं क्या हश्र हो रहा है अभी। तो अब मैं क्या इसके आगे मैं क्या कहूँ। तो ना अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा सुधार हो रहा है, ना पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ सुधार हो रहा है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि मुझे याद है CII जो इंडस्ट्री बॉडी है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये 2000 ये 20-25 साल पहले की बात। तब उन्होंने ये साफ उन्होंने कहा था कि तब तरुण दास उनके जो एक डायरेक्टर जनरल होते थे, और उन्होंने खुल के बात कही थी कि जब तक समाज में सारे वर्गों को, दलित, मुस्लिम्स, पिछड़े, सबको अगर आप साथ नहीं लेके चलोगे, तो ये अर्थव्यवस्था कभी अपना फुल पोटेंशियल कभी रियलाइज ही नहीं करेगी। और वो मैं देख रहा हूं आज तो ये बात कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई एसोसिएशन ये बोल देगी कि ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, और दलित और मुसलमान ग्रोथ से ज्यादातर, मतलब ग्रोथ के उसमें दायरे में आते नहीं है, तो ये तो उनके खिलाफ ये लोग ईडी लगा देंगे। तो आजकल तो इस तरह की रिपोर्ट्स आती भी नहीं है। पहले एटलीस्ट यूपीए के टाइम इस तरह की रिपोर्ट्स आती थी, और ये इंडस्ट्री के संस्थाओं से आती थी इस तरह की रिपोर्ट्स। तो अंत में अगर मैं आपसे कहूं तो बात तो यही हुई कि एफडीआई पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब तक आम आदमी की जेब में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पैसा नहीं आएगा और उस तरह का माहौल नहीं होगा, तब तक एफडीआई या बहुत बड़े बिजनेस संस्थान भारत में आकर के अपना पैर न जमाना चाहेंगे, ना बाजार खोलना चाहेंगे, और भारत की ही कंपनियां भारत में काम नहीं करना चाहेंगी। यही बात है ना? ये मतलब अगर नया निवेश आपको चाहिए तो ये सवाल जैसे टाटा के जो चेयरमैन है, इनसे हर साल ये पूछा जाता था डावोस में, तो अपने जो चंद्रशेखर साहब है, कि आप नया निवेश कब करेंगे, अपना कैपेसिटी कब एक्सपैंड करेंगे। तो एक साल पहले डावोस में उनका जवाब क्या था कि उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तो कंपनी चलाता हूं और मेरी तो शेयर होल्डर के प्रति जवाबदेही है। अगर मैं 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा अगर लगाना चाहूं तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ना, ये कहाँ लग रहा है, इसमें कितना रिटर्न आएगा। मैं सरकार तो हूं नहीं मैं कि बिना जवाब देगी हमने इन्वेस्ट कर दो, चलो देखा जाएगा। तो और ये बात भी सही है कि पिछले 3-4 साल में आपने हर बजट में देखा होगा कि सरकार ने ऑब्लिकली एडमिट भी किया है, क्योंकि निवेश प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है, निजी निवेश नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार को अपनी तरफ से ज्यादा करना पड़ रहा है। इसलिए खूब सड़कें बनाई जा रही हैं या कोशिश की जा रही हैं, और एयरपोर्ट्स और तमाम किस्म की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करी जा रही है। रेलवेज में इन्होंने कोशिश करी। उन तमाम कोशिशों के बाद भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं आई, और बहुत लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा ज्यादा, नौकरियां भी ज्यादा नहीं बढ़ी, और अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है। आपको याद होगा बिहार के इलेक्शन में क्या था, 40% अनएम्प्लॉयमेंट था यूथ में। अब वो पता नहीं 40% अभी गिरा है या बढ़ा है पता नहीं। अभी भी मैं मानता हूं कि 30-35% तो होगा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में। और मेरे ख्याल से बिहार की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है वह रियल, मेरे ख्याल से वो 3,000 प्रति व्यक्ति के आसपास है।
3,000 प्रति व्यक्ति प्रति महीने के आसपास है रियल रेट पे, रियल रेट। हाँ, हाँ तो ये रियल प्राइस पे। हाँ, और दूसरा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अजय, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, और ये धीरे धीरे ये जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां ये समझ गई है बात। ये आते हैं सब जाके निवेश साउथ इंडिया में करते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में इनकम ज्यादा है और साउथ इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है, और साउथ इंडिया की जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहां का पर कैपिटा जीडीपी भी ज्यादा है। और आप साउथ इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी लें तो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के तुलना में करीब 40-50% ज्यादा है वहां का जो पर कैपिटा जो इनकम है। तो आप देखिएगा जैसे एप्पल कंपनी आती है या जो भी हुंडई आता है या जो भी जापानीज जो ऑटोमेकर्स या ये वहां जाके इन्वेस्ट करते हैं। जब वो आते हैं यहाँ पे, जब बोलते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि पीएम से मिलने जाते तो पीएम उनसे कहते हैं भाई आप जरा यूपी में जरा इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा, यूपी या गुजरात में। तो वहां पे वो सर हिला के आते हैं और जाके तमिलनाडु में इन्वेस्ट कर देते हैं या कर्नाटक में करते हैं या आंध्रा में करते हैं। तो ये भी एक हिंदुस्तान में ना एक किस्म का एक वो बन गया, एक गैर बराबरी है, क्षेत्रीय गैर बराबरी है। हाँ, एक वो भी, और उसका भी इनकी पॉलिटिक्स से भी लेना देना है, क्योंकि आप सारी इनकी जो बीजेपी की जो नॉर्थ इंडिया में जो सरकारें हैं, और वहां पे अगर आप लव जिहाद और इस तरह के जो लॉज अगर आप लाएंगे तो कोई फॉरेनर आएगा नहीं, क्योंकि फॉरेनर तो हिंदू तो है नहीं वो वहां आके बसेगा। अगर आप एक बहुत बड़ा अगर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाना चाहे कोई, तो भाई वो वहां ऐसे लॉज के चलते तो लॉ एंड ऑर्डर और कई किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ कुछ भी कहते रहे, मगर वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं वहां पे यूपी में। ये मतलब ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम उसका कम्युनलिज्म भी है, जो उसकी सांप्रदायिकता है वह भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर उपलब्ध है। लेकिन एक सवाल और बता दीजिए सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट अजय एक नया मसला खड़ा हो गया है अभी। जिस तरह ये इंडिया पाकिस्तान का जो ये चला है, और जिस तरह एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि भाई ये तो ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के पास आ गए, ये भी एक आगे जाके कारण बन सकता है कि कोई बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां यहाँ आने से थोड़ा कतरा है। ये मैंने ट्वीट भी किया है, और ये एक रिस्क का मामला है। सही कह रहे हैं, मतलब वो तनाव का माहौल तो हमेशा रहेगा। मोदी जी भाषण दे रहे हैं बीकानेर में जाके कि अब हम देख लेंगे, और अब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में कोई फर्क नहीं है। इस तरह पॉलिटिकल भाषण में अगर आप ये कहें कि इसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या, कि अगली बारी सीधे ही मतलब अटैक अगर कुछ होता है, तो ये भी एक किस्म से डर पैदा करता है। तो सर आपकी पूरी बातचीत से ये सार निकल के आया कि भारत में जिस तरह का राजनीतिक, सामाजिक और जो सीमा पर तनाव चल रहा है, और जो हिंदू मुस्लिम का नफरत है, और सबसे बड़ी बात कि भारत के आम लोगों के जेब में इतना पैसा नहीं पहुंच रहा कि वह गरिमापूर्ण जीवन जी पाए, ताकि खपत उनकी बढ़े, बहुत बड़ा कंज्यूमर क्लास बने। यह सारी परिस्थितियां मिलकर के इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रही हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है और भारत की कंपनियों का भी इन्वेस्टमेंट बाहर हो रहा है। शुक्रिया सर।